क्रोमेटिक एबेरेशन। जैसे प्रिज्म में हमने पढ़ा था बच्चों, वाइट लाइट को पास करते हैं, किसी भी मीडियम से किसी वाइट लाइट को अगर पास करें तो हर कलर का डेविएशन अलग अलग होता है, याद है? बस वही कहानी लेंस में भी आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद करो, कॉसी रिलेशन एक पढ़ाया था, कॉसी फॉर्मूला a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा था, याद है? कुछ था जहां से हमने बताया था कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। और वीव गायोर को अगर याद किया जाए तो क्या होता था, इधर जाने पे लेमडा बढ़ता था, म्यू घटता था, ठीक है। और उसके कारण स्पीड अलग अलग आता था और सब कलर का डेविएशन अलग अलग होता था, यानी कि हर वेवलेंथ का डेविएशन अलग अलग होता था। याद है ये सब बातें? अब लेंस के केस में भी बच्चों ऐसा ही होगा। मान लो एक लेंस है, ये सर अरे कुछ पढ़ाया ही नहीं बच्चे, अरे कुछ पढ़ाया ही नहीं है, टेंशन क्यों ले रहा है? ये कॉसी इक्वेशन, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लेमडा बढ़ता है तो म्यू घटता है, पुरानी बात है बच्चे, अभी कुछ नहीं बोला है, टेंशन मत लो, अभी स्टार्ट किया जस्ट। तो लेंस में क्या होगा बच्चों, अगर वाइट लाइट गया, मान लो कि हमने वाइट लाइट को पास कर दिया, तो इसके साथ भी सेम कहानी होगा। क्या होगा? वायलेट से लेके रेड तक। अच्छा, किसका डेविएशन कम होता था, किसका ज्यादा होता था, याद करके बताओ एक बार। रेड का कम होगा, अरे कम होता था गधे, रेड का कम होता था और वायलेट का सबसे ज्यादा होता था। तो वायलेट जो है वो सबसे ज्यादा मुड़ जाएगा बच्चों, यानी कि ऐसा कुछ। तो ये जो अगर दिख रहा है, अगर इसको V बोल दूं, दिस इज फॉर वायलेट, तो रेड जो है उसमें बेंडिंग सबसे कम, मान लो कि इधर कहीं चला गया, दिस इज रेड, ऐसा कुछ। तो दिस इज रेड, इसमें डेविएशन कम हुआ, एंड दिस इज वायलेट, तो इसको बोलते हैं बच्चे FV, एंड दिस इज FR। तो ये जो दिख रहा है तुमको FV से लेके FR तक, दिस इज स्प्रेड ऑफ कलर्स। वहां पे एंगुलर डिस्पर्सन होता था, याद है? एंगुलर डिस्पर्सन डेल्टा V माइनस डेल्टा R, यहां पे होता है लीनियर डिस्पर्सन FV से लेके FR तक। अब इसी के बारे में बात करनी है, याद करो, मैं सब कुछ लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले याद करो फोकल लेंथ कैसे निकालते थे। लेंस का फोकल लेंथ होता क्या था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही फॉर्मूला यूज करते थे। अरे बोलो रे यार, बोलते नहीं हो तो अभी वायलेट और रेड के लिए अलग अलग, क्योंकि इनका म्यू अलग अलग आएगा। तो अगर 1/fv लिखूं तो ये बन जाएगा बच्चों म्यू v माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1। और रेड के लिए लिखूं तो 1/fr इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सुनते जाना, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस 2, यानी कि 1/fv माइनस 1/fr इज इक्वल टू, बोर्ड पे देखते रहें क्या होगा बच्चों। ऐसा लगता है 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों से कॉमन आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा म्यू v माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1, और ये प्लस 1 माइनस 1 शहीद हो जाएगा और आपके पास बचता 1/fv माइनस 1/fr इज इक्वल टू, यहां बचा बच्चों म्यू v माइनस म्यू आर। अभी एक पुरानी बात पूछूंगा, हो सके तो बता देना, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने म्यू वाई माइनस 1 से, येलो वाले से, म्यू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू वाई माइनस 1। याद करके बताओ, म्यू v माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1 क्या होता था? ये क्या बोलते थे इसको? डिस्पर्सिव पावर। बहुत बढ़िया बच्चे, डिस्पर्सिव पावर, दिस इज ओमेगा, दिस इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। तो इसके जगह पे आ गया ओमेगा, यानी कि 1/fv, यहां पे एलसीएम ले लो तो नीचे आ जाएगा fv इंटू fr, ऊपर आ गया बच्चों fr माइनस fv इक्वल टू, इसके जगह पे लिख दिया ओमेगा इंटू ये देखो। अच्छा इसके बारे में बताओ, क्या ये 1/fy हो गया? ध्यान से देखो, 1/fv था म्यू v माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये क्या है 1/r1 माइनस 1/r2 इंटू म्यू वाई माइनस 1। क्या इसके जगह पे fy लिख सकता हूं 1/fy?
तो इसके जगह पे आ गया 1/fy। fy क्या होता है बच्चों? मीन फोकल लेंथ। येलो का मानते हैं हम लोग मीन है ये, ठीक है ना, मीन येलो वाला। इसके बाद तो जगह ही नहीं बचा, पहले इसको नोट करो यार, थोड़ा सा और है। कुछ नहीं बच्चे, अभी तक हम व्हाइट लाइट नहीं भेज रहे थे, अभी तक मोनोक्रोमेटिक लाइट भेज रहे थे, तो एक ही जगह जा रहा था। हमने व्हाइट लाइट को भेज दिया, तो व्हाइट लाइट में हमको पता है कि सबका डेविएशन अलग अलग होगा, हर वेवलेंथ का होता है ना। तो सबसे पहले यानी कि सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ बच्चे वायलेट में, और सबसे कम डेविएशन हुआ बच्चे रेड में। तो यहां से यहां तक दिस इज नोन एज स्प्रेड ऑफ कलर्स, या फिर इसको हम लोग लीनियर लॉन्गिट्यूडनल डिस्पर्सन के नाम से जानते थे। पहले इसको नोट करो, थोड़ा और कहानी है। तेरा आवाज नहीं आया, फिर से बोलो। क्रोमेटिक एबरेशन, इसी को बोलते हैं बच्चे क्रोमेटिक एबरेशन। व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो हर वेवलेंथ अलग अलग डेविएट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोमेटिक एबरेशन। लिखाऊंगा इसके बारे में, पहले डिराइव कर देता हूं मैं। क्रोमेटिक, CHROMATIC ABERATION, क्रोमेटिक एबरेशन। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बोर्ड में आ सकता है, चांसेस कम है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। आ गया तो बना देना, एक फॉर्मूला निकल के आता है यहां से। तुझे पहली बार मैं मिलता हूं। मुझे भी लगा आज क्लास कैंसिल हो गया, क्या मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैं सोचा घूमने जाता हूं, अब टाइम हो गया मेरा घूमने का। तू कहां जाएगा बे घूमने? अच्छा, किसके साथ? अकेले घूमने जाएगा? दोस्त? हो गया? पूरा समय ले लो, समय ही समय है अपने पास, पूरी रात है। किसका क्लास है? राकेश सर का? बढ़िया, तुम लोग का जीवन सही है, क्लास ही क्लास करते रहो। इधर वाला मिटाता हूं थोड़ा सा, इधर वाला। अब देखो जी, Fy जो है ना, Fy दिस इज मीन फोकल लेंथ। मीन फोकल लेंथ, या फिर कुछ ना बोले तो येलो का समझ लेना है, या फिर मीन बोले तब भी अपने को येलो ही समझना है। और यहां पे मीन का एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, क्या? Fy इक्वल टू अंडर रूट FV इंटू FR। जो मैथमेटिक्स जानते हैं उनको पता होगा, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। नाम सुने हो? नहीं सुने तो अभी देख लो, दिस इज मीन। मीन के लिए एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, Fy जो होगा अंडर रूट ऑफ FV इंटू FR के बराबर होगा। तो यहां से अगर FV इंटू FR निकाले, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, तो Fy स्क्वायर इक्वल टू FV इंटू FR। FV इंटू FR के जगह पे Fy स्क्वायर यहां पे रख दिया, तो अपने पास आ जाता फाइनली FR माइनस FV डिवाइडेड बाई, इसके जगह पे लिख दिया हमने Fy स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटू 1/Fy। एक Fy ने एक स्क्वायर को मार दिया, इसको उधर भेज दूं तो FR माइनस FV इज इक्वल टू ओमेगा इंटू Fy। ये रहा। इस FR माइनस FV, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रोमेटिक एबरेशन, या फिर लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन, जो भी नाम दे दो इसको। या फिर इसको स्प्रेड ऑफ कलर्स भी बोलते थे, इसके पहले भी बताया था, स्प्रेड ऑफ कलर्स। अगर ये क्वांटिटी बहुत छोटा होता है तो इसको हम डी के टर्म में भी लिखते हैं। FR माइनस FV इज वेरी स्मॉल, तो इसको ऐसे लिख देते हैं DF इक्वल टू ओमेगा इंटू
एफ। नोट करें, आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना आज? थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे। अच्छा, कल वाला मेरा क्लास नहीं होगा। हाँ, कल वाला फिजिक्स का क्लास मेरा राकेश सर लेंगे शायद, बोला है क्या सर ने? क्या? हाँ, सोच रहा हूँ वहाँ जाने के लिए। 2-3 स्टूडेंट है, बुला रहे हैं बहुत दिन से। वो हाजो में है ना, पोआ मक्का, पोआ मक्का। नहीं, वो लोग बोल रहे हैं सर आओ पार्टी करेंगे। मैं बोला ठीक है, देखते हैं। एक एक क्लास है, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग के घर के आसपास ही होगा। मैं लेके थोड़ी जाऊंगा, पागल है क्या? बोलेगा क्या टीचर है पार्टी करने। मैं मतलब अभी का स्टूडेंट नहीं है, वो पुराना स्टूडेंट है, पास आउट हो गया है सब। ऐसा नहीं है अभी के हाँ, पास आउट होने के बाद बुलाना, जैसे बुलाओगे वैसे बुलाएंगे, ऐसे चले आएंगे। एक बार रिजल्ट ले लो, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद मिल के पार्टी करेंगे, टेंशन मत लो। चलिए इधर मिटाता हूं अभी मैं। अब ये जो है क्रोमेटिक एबरेशन, अब इसको दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो हम एक लेंस के साथ एक दूसरा लेंस कॉम्बाइन कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग जगह पे जो रे डेविएट हो रहा है वो एक जगह आके मिल जाए, उसको बोलते हैं एक्रोमेटिज्म। तो उसके साथ कुछ नहीं, अपोजिट नेचर का एक लेंस ऐड कर देते हैं और डीएफ को 0 पुट कर देते हैं। हाँ, इसको हमने लिख दिया डीएफ। ये बहुत छोटा होता है बच्चे, तो इसको डीएफ लिख देते हैं। चलो भाई, अब बात करते हैं इसको हटाने की। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यानी कि हम चाहते हैं अगर ऐसा ना हो तो अपने पास एक ये लेंस था, कन्वर्जिंग अगर लिया था, तो इसके साथ एक डाइवर्जिंग लेंस और ऐड कर देते हैं, ऐसा कुछ। और इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि सारे जो थे वो मतलब ऑलमोस्ट एक ही जगह पे आके कन्वर्ज करें। इसके लिए क्या कंडीशन है, डीएफ को 0 करना है, बेसिकली यही तो है स्प्रेड ऑफ कलर्स। तो ये डीएफ को हमको 0 करना है, ये डीएफ नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक लाइन लिखो आप पहले, इधर हो गया सबका ये वाला पोर्शन, इसमें लिखो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पहले एक लाइन लिखो। टू मिनिमाइज क्रोमेटिक एबरेशन, टू मिनिमाइज chromatic aberration we combine the lens with, to minimize chromatic aberration we combine the lens with another lens of opposite nature. We combine the lens with another lens of opposite nature to compensate the chromatic aberration. We combine the lens with another lens of opposite nature to compensate the chromatic aberration, to compensate the
ये बच्चे, ये कॉम्पनसेट द क्रोमेटिक एबरेशन, यानी कि इसको कम करने के लिए या फिर इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने एक लेंस लगा दिया अपोजिट नेचर का। सच क्या टू कॉम्पनसेट क्रोमेटिक एबरेशन, सॉरी लिखा नहीं है, टू कॉम्पनसेट क्रोमेटिक एबरेशन, टू कॉम्पनसेट क्रोमेटिक एबरेशन, such combination is known as such combination is known as such combination is known as achromatic combination, achromatic combination, combination, such combination is known as achromatic combination and condition is called achromatism. Such combination is known as achromatic combination and the condition is called achromatism. Achromatism. Condition is called achromatism. लिख लिए? अब देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, मान लो इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, तो हमने पढ़ाया था आपको 1/f इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/f1 प्लस 1/f2, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है ना, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा -1/f इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर इंटू f इक्विवेलेंट के साथ एक df इक्विवेलेंट और आएगा। सिमिलरली 1/f1 का -1/f1² इंटू df1 और इसका हो गया -1/f2² इंटू df2। देखते जाओ, हमें क्या करना है बच्चों, df को 0 पुट कर देना है, तो हमने क्या किया, df इक्विवेलेंट को हमने रख दिया 0, क्रोमेटिक एबरेशन को खत्म करने के लिए, ये 0 हो गया ये वाला टर्म, तो 0 इक्वल टू -1/f1² या फिर ऐसे लिख लो माइनस ऑफ df1 डिवाइड बाय f1² माइनस ऑफ df2 डिवाइड बाय f2²। तो यहां से देखो तो ये बन गया df1/f1² प्लस df2/f2² इक्वल टू 0। और देखो हमें क्या मिला था, df इक्वल टू ω/f मिला था इसके पहले, तो df/f को ओमेगा लिख सकते हैं बच्चों, df/f को तो यहां पे देखो इसको एक f अलग कर लो, इसको मैंने लिखा df1/f1 इंटू 1/f1 प्लस df2 डिवाइड बाय f2 इंटू 1/f2 इक्वल टू 0। इसको लिखा ω1, इसको लिखा ω2, तो कंडीशन यही होता है ω1/f1 प्लस ω2/f2 मस्ट बी 0। दिस इज कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। यहां पे ω1 जो है दिस इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट लेंस एंड ω2 जो है डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड लेंस। ω1/f1 प्लस ω2/f2 मस्ट बी इक्वल टू 0। नोट करें, ये कंडीशन आपको याद रखना है फॉर एक्रोमेटिज्म। जब भी दो लेंस कंबाइन करेगा ये आंसर आएगा। आज की कहानी सारी बकवास है, ऐसे ही है, न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। इसके बाद एक और प्रैक्टिकल चीज पढ़ाऊंगा, वो और भी बकवास है। डिस्प्लेसमेंट मेथड तुमने शायद कभी किया हो, लैब वेब गए हो कभी? ड्रॉपर्स वाले तो गए होंगे, 12th वाले तो नहीं गए होंगे। वहां पे डिस्प्लेसमेंट मेथड करके एक एक्सपेरिमेंट है 12th में, लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करके। सुना है नाम? हाँ, होगा कहीं पे। और बाकी इस साल के 12th वाले तो अभी तक स्कूल ही नहीं गए, तो लैब कहाँ से देखा होगा।
इन आँखों की मस्ती के आ, 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 नहीं आता है बच्चे? इतना सारा टॉपिक है, वो इस बकवास टॉपिक से क्यों ही पूछेगा ना, सोचने वाली बात है। लेकिन ये ऐसा मत समझ लेना कि आएगा ही नहीं, ये कंडीशन याद रख लेना बस, ठीक है ना। हाँ, ये कंडीशन याद कर लेना, जब भी बोले कि हाँ भाई ऐसा इक्विवेलेंट एक लेंस बनाया गया है, क्रोमेटिज्म नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन याद होना चाहिए। और बाकी ये तो आपको पता ही है, तो यही यूज होता है बस न्यूमेरिकल में, इससे ज़्यादा यूज नहीं होगा इसका यूज। इसका यूज है ना बच्चे, ऐसे कर देंगे तो हमको एक जगह चीजें दिखाई देंगी ना। लाइट जो है एक जगह पे कन्वर्ज होगा तुम्हारा, तो बहुत सारा इमेज तुमको दिखाई नहीं देगा। वही तो हम कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि व्हाइट लाइट जाए तो व्हाइट लाइट के फॉर्म में निकले, वो अलग अलग डेविएट होके ना निकले, ठीक है। वरना इससे क्या होगा, हमको बहुत सारे इमेजेस दिखाई देने लग जाएंगे। हो गया सबका इधर? एक सवाल करा देता हूं, चलो, इतना क्यूरियस हो तुम लोग, एक सवाल लिख लो, ले बोलो। एन एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट लेंस, एक्रोमेटिक convergent lens of focal length 150 centimeter, of focal length 150 centimeter is made by combining flint and crown glass lens, combining flint and crown glass lens, ये लेंस का मटेरियल का नाम है बच्चे, कंबाइनिंग फ्लिंट एंड क्राउन ग्लास लेंस, यानी कि दो लेंस को मिला के एक एक्रोमेटिक लेंस बनाया गया है जिसका फोकल लेंथ है 150 सेंटीमीटर। लिख लिए? फुल स्टॉप के बाद लिखें, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेस, calculate the focal length of both the lenses and point out which one is divergent. Calculate the focal length of both the lenses and point out which one is divergent. Point out which one is divergent. If हाँ बोलो तुम बोलो यार, सवाल तो अभी बचा है। If आगे लिखो, if the ratio of dispersive powers of flint and crown glasses, ratio of dispersive powers of flint and crown glasses is 3:2. Ratio of dispersive powers of flint and crown glasses is 3:2. बोलो बच्चे। नहीं है, शायद नहीं है, एक बार उलट के देखना।
नहीं, अरे एनसीईआरटी में बहुत सारा नहीं है बच्चे। एनसीईआरटी में इसके मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको एनसीईआरटी से कंपेयर मत करो। बहुत सारा चीज मैंने एनसीईआरटी से। हाँ, ये सब बकवास बातें हैं बच्चे, ये सब बातों पे विश्वास मत किया करो। उसने बोल दिया लेंस, तो लेंस से सवाल आएगा, और लेंस एनसीईआरटी में वो टॉपिक है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, समझ रहे हो। एनसीईआरटी में इतना सा तो दिया है, इतना सा दिया है, अगर एनसीईआरटी पूछने लग गया तो सब बना के चला आएगा। थोड़ा सा चीज दिया है एनसीईआरटी में। नहीं नहीं, ये सब बकवास बातें। कुछ कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी से आती हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बोला जाता है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, और वो सही बात है, समझे। लेकिन कोई मैथ और फिजिक्स के बारे में बोल दे कि एनसीईआरटी से आएगा, बेवकूफ बना रहे वो, समझ गए बात। चलो इधर आओ। अब देखो, फ्लिंट और क्राउन बोला है उसने। तुम किसी को 1 मान लो, किसी को 2 मान लो, तुम्हारी मर्जी है। लेट दिस इज फर्स्ट लेंस, लेट दिस इज सेकंड लेंस। हम 1 2 के मतलब उसमें काम करते हैं। तो एफ इक्विवेलेंट दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। पहला इक्वेशन तो बच्चे यहां से मिलेगा, 1/f इक्विवेलेंट होता है 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि 1/150 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले। और दूसरा चीज जो आपको दिया है ओमेगा 1/ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 1/ओमेगा 2 आपको दिया हुआ है 3:2। फ्लिंट टू क्राउन, इसके डिस्पर्सिव पावर का रेशियो दिया है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 जो होता है वो 0 होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ओमेगा 1/f1 इक्वल टू माइनस ओमेगा 2/f2। बच्चों बोलते नहीं, इसको इधर ले आऊं तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 का वैल्यू क्या माइनस f1/f2 के बराबर आ जाएगा। और ओमेगा 1/ओमेगा 2 3/2 दिया है, तो यहां से पता लगा कि f1/f2 का वैल्यू क्या माइनस 3/2 हो गया। सही बात। बस 2 इक्वेशन, 2 अननोन सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। f1 f2 निकाल सकते नहीं निकाल सकते? कुछ सोच रहा होगा कैसे निकलेगा सर। यहां से f2 निकाल लो बच्चों। f2 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, f2 का वैल्यू आ जाएगा -2/3 f1, और ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो यहां पे। तो 1/150 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 के जगह पे आ जाएगा 1/-2/3 f1। एनसीईआरटी इतना दिन से बकवास सुन रहा था नहीं बच्चे। 1/f1 -3/2 f1। तुमको कौन ये सब बात पे विश्वास करने बोल दिया भाई कि मैथ का सवाल एनसीईआरटी से आ जाएगा, फिजिक्स का सवाल। पागल है क्या? एचआरडी मिनिस्टर थोड़ी ना सवाल बनाता है बे। देखो भाई कितना आ गया बताओ। 1/150 इक्वल टू, यहां से 1/f1 दोनों से कॉमन, तो 1 - 3/2, 2 1 - 3/2 कितना आ रहा है, -1/2 आएगा क्या? हाँ, तो यहां से f1 कितना मिल रहा है, ऐसा लग रहा है निगेटिव आएगा f1 का वैल्यू। f1 को इधर भेज दो, 150 को उधर भेज दो, 150/2 माइनस के साथ -75 सेंटीमीटर, और f1 -75, तो यहां से f2 कितना इसमें रख दो, f2 के जगह पे -2/3 इंटू f1, यानी कि -75, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 25, यानी कि f2 का वैल्यू आ गया 50। हाँ जी, तो f1 हमने माना था फ्लिंट को, फ्लिंट का आया फोकल लेंथ -75 और क्राउन का फोकल लेंथ आया 50। बताओ कौन कन्वर्जेंट है कौन डाइवर्जेंट है? जिसका पॉजिटिव आया वो कन्वर्जेंट। अरे जिसका पॉजिटिव आया वो कन्वर्जेंट, फोकल लेंथ इधर होगा ना। डाइवर्जेंट में तो क्या होता था, पीछे आता था निगेटिव, तो निगेटिव वाला डाइवर्जेंट बच्चे। तो f2 आया है 50, ये रहा, दिस इज कन्वर्जेंट, और ये है डाइवर्जेंट। अरे ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तुमको, टेंशन मत लो। एनसीईआरटी जो है, हम लोग पढ़ रहे हैं समुंदर, एनसीईआरटी है एक नदी, तालाब ही है जो भी बोलो, लेकिन वो उसका एक हिस्सा है हम लोग जो पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ाना होता तो इतने दिन में मैं फिजिक्स खत्म कर दिया होता यार।
चलो एक एक्सपेरिमेंटल चीज बताता हूं तुमको। हाँ, शिफ्ट का कौन सा फॉर्मूला बे, कब दिया था शिफ्ट का फॉर्मूला? ग्लास स्लैब में। टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, म्यू सराउंडिंग बाई म्यू लेंस। ये किसके कारण था, ग्लास स्लैब या फिर वो प्रिज्म के कारण? हेलो, तेरा आवाज नहीं आ रहा है भाई। अच्छा हाँ, फिर? अच्छा, वाटर क्या? एक 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 करके सॉल्व, तीनों का शिफ्ट निकाल के ऐड कर दे भाई, और क्या। अरे तुम सेपरेट मान के करो ना। मान लो तुम्हारे सामने सबसे पहले एक ही मीडियम है, उसके कारण कितना शिफ्ट आएगा। फिर मान लो कि अब सिर्फ एक दूसरा वाला मीडियम होता तो कितना शिफ्ट आता। नहीं समझा? अरे चिपका हुआ है तो क्या होगा, जैसे लेंस में भी तो हमने पढ़ा है ना, ये है, ये पढ़ा है। लेंस के फोकल लेंथ में हमने नहीं पढ़ा था कि दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, लेकिन इसका एफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/f1 प्लस 1/f2 करते हैं। तुमको तो ये भी बोलना चाहिए कि सर इसके साइड में तो मटेरियल सेम नहीं है, इधर सराउंडिंग है इधर सराउंडिंग है, क्या नहीं है? फिर भी तो हम वही यूज कर रहे हैं। हम एक के कारण निकालते हैं, हम एज्यूम ऐसा ही करते हैं बच्चे कि इसके कारण कितना हो रहा है, इसके कारण कितना हो रहा है। अरे गेट पे देखना कौन है, रमेश। तुम एक बार करके देखो पहले, अलग अलग आंसर नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं कुछ करूंगा उसका, मैं सवाल पढ़ूंगा फिर, ठीक है? हाँ, और यादव जी गेट पे देखिए कौन है। हाँ जी चलो, डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड, एक और बकवास टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट मेथड नीचे लिख लेना। इट इज यूज्ड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस। इट इज यूज्ड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस। रमेश एक सेकंड होल्ड करना भाई, गेट पे कोई आया है। हाँ जी, क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में देख लो, तुम लोग लैब में जाओगे तो करोगे। क्या? इट इज यूज्ड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस। इट इज यूज्ड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस। क्या होता है बच्चों, एक ऑप्टिकल बेंच होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? इधर स्क्रीन, समझ गया? याद आ गया बंदे को। हाँ, इधर एक स्क्रीन लगा होता है, स्क्रीन। यहाँ एक लेंस है, मान लो लेंस एक ही होता है। हाँ, इसको स्लाइड कर सकते हैं लेंस को हम। मान लो इससे किसी डिस्टेंस u पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट कुछ है ho, ऐसा है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि इसका इमेज जो है वो स्क्रीन पे कहीं बने। यानी कि ये मान लो इसका पहला इमेज बन गया, hi1 बोल रहा हूं, hi1। सुन रहे हो बात को? इसका फोकल लेंथ कुछ f दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस सपोज कैपिटल D है, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले तो एक कैलकुलेशन करते हैं छोटा सा। पहला पोजीशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन देखो क्या हो रहा है।
हमें फॉर्मूला पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा बताओ, इमेज यही बनाना है हमको, यानी कि v का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? v का वैल्यू, ये टोटल d है यहां से यहां तक, तो ये v होगा यहां से यहां तक, तो d माइनस u, d माइनस u, और u का वैल्यू माइनस u ले लो, माइनस u इधर है नेगेटिव, तो यहां पे अगर पुट करूं तो 1/v के जगह पे आ गया d माइनस u माइनस 1/-u इक्वल टू 1/f। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1/d माइनस u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लूं तो d माइनस u इंटू u, ये u इधर आएगा प्लस ये उधर जाएगा d माइनस u इक्वल टू 1/f। u से u हो गया शहीद, इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा, तो इधर आके बन गया FD फिक्स्ड डिपॉजिट, और ये उधर गया, मल्टीप्लाई कर दो तो du माइनस u स्क्वायर, और सबको LHS ले आओ तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स फिर से आएगा। मेडिकल वाले प्लीज कोमा में ना जाएं। u स्क्वायर माइनस du प्लस FD इक्वल टू 0। क्या ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा हमें? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ अच्छा, तो u में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों, देखो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा। क्वाड्रेटिक का रूट निकालना आता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, नाम सुना होगा। तो माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस डी, बी के जगह पे माइनस डी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू FD है, यहां पे आ गया FD डिवाइड बाई 2a, ए का वैल्यू 1 है। क्या मैंने सही लिखा है फॉर्मूला? तो u का वैल्यू अगर देखो तो ये बन गया d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4FD डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, d का कितना वैल्यू आएगा यहां से, क्या लग रहा है देख के? d का कितना, सॉरी u का कितना वैल्यू निकल के आना चाहिए? 2 वैल्यू, एक प्लस साइन से और एक माइनस साइन से। तो यानी कि यही बताया गया कि यहां से ऑब्जेक्ट, यहां पे जो सॉरी ये जो u दिख रहा है तुमको, ठीक है ना, ऐसा u का 2 वैल्यू पॉसिबल है। अब क्या वैल्यू पॉसिबल है? एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो एक को हम बोल देते हैं u1 और दूसरे को बोल देते हैं u2। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, पहले यहां तक लिखो फिर आगे बढ़ूं मैं। इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो बोलना मुझे, खासकर मेडिकल वालों, इंजीनियरिंग वाले तो कर लेंगे, हालांकि कुछ खास नहीं है, बचपन का फॉर्मूला है ये। NCERT तुम मैथ का है कि सॉरी इंजीनियरिंग का है कि मेडिकल का? तब तो बच्चे एकदम विश्वास मत करना NCERT वालों पे। मेडिकल वाले फिर भी थोड़ा बहुत कर ले तो चलता है, बायोलॉजी भी NCERT से आता है बहुत सारा। मैथ में तो भाई साहब ऐसा ऐसा सवाल आएगा ना, NCERT कहाँ हवा हो जाएगा। मैंने एक साल NCERT पढ़ाया था, याद पता है? एक साल, आज से 1-2 साल पहले एक बैच बनाया था मैंने स्पेशली फॉर बोर्ड्स, उसमें सिर्फ NCERT पढ़ाता था मैं। NCERT का थ्योरी पढ़ाता था, वहीं से सारा क्वेश्चन सॉल्व करा देता था, सारा क्वेश्चन मिसलेनियस तक। वो बैच मैंने, अरे मक्खन नहीं लगता था, वो बैच 2.5 महीने में खत्म हो गया। एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म हो जाता था यार, है ही कितना उसमें, शुरू करो तो खत्म हो जाता है कहानी। अब देखो बोर्ड पे देखो सब लोग, अब देखो यहां पे 3 कंडीशन बनता है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का कंडीशन याद है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को।
तो यहां भी अपना रूट का अंदर वाला क्वांटिटी पे 3 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन आता है अगर डी स्क्वायर माइनस 4fd का वैल्यू लेस देन 0 हुआ। अगर ये निगेटिव आ गया, रूट के अंदर निगेटिव मतलब इमेजिनरी, मतलब ऐसा कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं है, नो पोजीशन पॉसिबल। समझे क्यों नहीं है? क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव मतलब इमेजिनरी। अगर डी स्क्वायर माइनस 4fd का वैल्यू 0 आ गया बच्चों, कितना आ गया? 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा पूरा, और u का वैल्यू आ जाएगा d/2। एक ही वैल्यू आता है, u का वैल्यू d/2। ओनली वन पोजीशन पॉसिबल, वन पोजीशन इज पॉसिबल। हम इसकी भी बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं थर्ड केस की, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। मैं तुमको मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, बुक में पढ़ोगे तो शायद ये सब नहीं मिलेगा तुमको, डायरेक्ट यहां से कहानी शुरू होगा। अगर डी स्क्वायर माइनस 4fd का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो u का 2 वैल्यू निकलेगा, 2 पोजीशंस पॉसिबल, 2 पोजीशंस पॉसिबल। और उसके लिए u का 2 वैल्यू बच्चों, एक तो u1, एक बार प्लस साइन ले लो, तो d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइडेड बाई 2, और एक को बोलते हैं u2, d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइडेड बाई 2। अरे ठीक है क्या? अच्छा, u1 u2, तो इसके हिसाब से बच्चों v1 v2 बदल जाएगा। v क्या था? यही था ना, दिस इज v। इसके लिए v का वैल्यू था d माइनस u, तो एक बार जब u के जगह u1 रखोगे तो तुमको मिलेगा v1, v1 इज d माइनस u1। अब d में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिन करो क्या मिलेगा, d माइनस, चलो लिख देता हूं, d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइडेड बाई 2। सब्ट्रैक्ट करो तो जरा, 2d माइनस d, 2d माइनस d, क्या d माइनस आ जाएगा v1 का वैल्यू, d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइडेड बाई 2। अरे दिख रहा है क्या? और मजे वाली बात क्या है? मजे वाली बात यह है, ये जो v1 दिख रहा है तुमको, क्या ये u2 के बराबर है? और जब तुम v2 निकालोगे, v2 यानी कि d माइनस u2 करोगे ना बच्चे, तो v2 का जो वैल्यू आएगा ये आएगा d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइडेड बाई 2। और मजे वाली बात ये u1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि जब u1 पे होगा तो इमेज बनेगा v1 पे। ऐसा अगर हुआ v1 पे, तो अगर एक लेंस का एक और पोजीशन पॉसिबल होगा, यानी कि यहां कहीं, यह आ गया तुम्हारा सेकंड पोजीशन, एक और पोजीशन लेंस का पॉसिबल होगा जिसके लिए इसका इमेज वापस स्क्रीन पे बन जाएगा, यानी कि यहां कहीं, दिस इज hi2। यानी कि जब u का वैल्यू u1 होगा तो v का वैल्यू v1 और बेसिकली वो u2 के बराबर आ जाएगा। और जब u का वैल्यू u2 होगा और v का वैल्यू v2, तो v2 जो है वो un के बराबर, u1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात बस इतनी है, मोटा मोटी शब्दों में बोलूं तो लेंस का ऐसा 2 पोजीशन पॉसिबल है बच्चों, ठीक है, जहां के लिए उसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट का वो स्क्रीन पे बन जाएगा। नोट करो पहले इसको, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज है, हो सकता है मेडिकल वालों को दिक्कत हो, बट इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो होता है बच्चे, इसको बोलते हैं, ये जो दोनों लेंस के पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, दिस इज डी, और यही काम का चीज है। एंड दिस इज बेसिकली u1 माइनस u2। एक बार लेंस यहां है तो ये u1 है बच्चों, जब लेंस यहां चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u2 हो जाएगा। तो u2 माइनस u1 या u1 माइनस u2, दिस इज
डिफरेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेंस एंड सेकेंड लेंस, यानी कि लेंस एक ही है, उसको हम दो पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। तो अगर हम इस d का वैल्यू निकालें, d का वैल्यू दैट इज u1 माइनस u2, सब्ट्रैक्ट करो जरा u1 में से u2 को, कर पाओगे क्या? u1 माइनस u2, यानी कि मुझे सेपरेट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइडेड बाई 2 में से d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइडेड बाई 2 को। क्या लगता है? d/2 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इमेजिन करो थोड़ा दूर का, ये माइनस बनेगा, 2 एलसीएम आ गया, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस डी प्लस डी कैंसल, और दिस प्लस दिस क्या 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो d का जो वैल्यू मिलेगा अपने को, माइक किसका ऑन है, ऑफ करो, d का जो वैल्यू मिलेगा बच्चे, इसका 2 टाइम्स, नीचे 2 है, कैंसिल होके आएगा अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस 4fd। ये अब यहां से हम थोड़ा और मिटाऊं क्या, बुरा ना मानो तो, लिख लो यार, लिख लो लिख लो। हाँ बच्चे, हाँ u1 माइनस u2 लिखो, u2 माइनस u1 लिखो। हम इसको स्क्वायर करने वाले हैं बच्चे, वो निगेटिव आएगा तब भी प्लस हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं लेंथ की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव आएगा तब भी हम मॉड ले लेंगे उसका, ठीक है ना? क्या हो गया? कितना टाइम हो रहा है? 57 हो गया। जल्दी लिखो। रुको रुको, इसको खाली कंप्लीट कर देते हैं। सुनो 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 सुनो, इसको स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? डी स्क्वायर माइनस 4fd। अपने को f निकालना है, इसको इधर लाओ, इसको उधर भेजो, तो 4fd इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहां से अगर फोकल लेंथ निकालूं तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d, पहला एक्सप्रेशन। और ये बोलते हैं इसको फोकल लेंथ। इसी का यूज करके हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। ये कैपिटल डी पता होता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डी लेंस को सरकाने से पता लग जाता है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, और बाकी इसमें कुछ भी बाकी यूज नहीं हुआ, R1 R2 घंटा कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहां से हम लेंस का फोकल लेंथ बड़ी आसानी से हम निकाल पाते हैं। एक और चीज, 5 मिनट बोलो थोड़ा वेट करने के लिए, ठीक है? 5 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट और देखना बच्चों। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन में जो मैग्निफिकेशन होगा M1 कितना होगा बच्चों? सबसे पहले तो V1, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस का था V/U, याद है? तो V1/U1, और V1/U1 किसके बराबर होता था? HI1 डिवाइडेड बाई HO के। और अगर सेकेंड पोजीशन की बात करें, सेकेंड पोजीशन की, तो M2 किसके बराबर होगा? V2/U2 के, और ये किसके बराबर होगा? HI2 डिवाइडेड बाई HO के। मैंने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, M1 इंटू M2। एक और लास्ट एक्सप्रेशन बस, हमने निकाला बच्चों M1 इंटू M2 का वैल्यू, कितना आ जाता? M1 इंटू M2 का मतलब V1/U1 इंटू V2/U2, और इधर RHS में आता HI1 डिवाइडेड बाई HO मल्टीप्लाइड बाई HI2 डिवाइडेड बाई HO, ठीक? और हमें पता है कि V2 U1 के बराबर था। V2 किसके बराबर था? U1 के, और U2 बराबर था V1 के। अरे था कि नहीं? ये तो वैसे ही V1/U1,
V2 बराबर था U1 के, U2 बराबर था V1 के, इक्वल टू HI1 इंटू HI2 डिवाइडेड बाई HO इंटू HO हो गया HO होल स्क्वायर, ये हो गया शहीद, और इसको इधर ले आऊं तो अपने को मिल गया एक्सप्रेशन HO स्क्वायर इक्वल टू HI1 इंटू HI2, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाइट ऑफ इमेजेस इन टू पोजीशंस, फर्स्ट पोजीशन इंटू सेकेंड पोजीशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन। अगर हाइट में कुछ पूछता है तो हो सकता है एक दे दे दूसरा पूछ ले, बोले कि ऑब्जेक्ट का हाइट ये ले लो, पहले पोजीशन पे जब लेंस को रखा था तो हाइट ये ले लो, तो बताओ दूसरे पोजीशन पे जब लेंस रखेंगे तो हाइट कितना मिलेगा, तो यहां से हम निकाल सकते हैं HO स्क्वायर इक्वल टू HI1 इंटू HI2। अरे ठीक है, तो यहां पे ये दो बातें, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, सवाल आएगा तो डायरेक्ट सवाल आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन दिया रहेगा, दो लेंस के बीच का पोजीशन के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, फोकल लेंथ पूछ लेगा, या फिर इन तीनों में से कोई दो दे देगा, कोई एक चीज पूछ लेगा। ख्याल रहे नीचे लिख लेना, HI1 इज हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, HI2 इज हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस, एंड HO इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो फिक्स है दोनों पोजीशन में, ये नहीं बदल रहा है, बदल रहा है लेंस का पोजीशन। कैपिटल डी इज, बच्चे डायग्राम में देखो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन लिख लो, वो भी कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, वो भी लिख लो, सब कुछ लिख लो, ये दोनों फॉर्मूले में जो जो लिख रहा है सब लिख लो। कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंसेस, और बाकी इधर तो बोल ही दिया। HO इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI1 इज हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन, HI2 इज हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड पोजीशन। बस इतना ही काम का है, इसके बाद का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही।